नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरों का रुख करने से पहले नजर सुर्खियों पर। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के ब्राउन हॉल में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर आयोजित रक्तदान को सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन ऐप और नेशनल जल जीवन कोष लॉन्च किया। विस्तारवादी चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। पहली बार लद्दाख से सटी सीमा पर शनिवार को भारत ने K9 वज्र तोपें तैनात की हैं। हरियाणा के करनाल जिले में किसानों ने आज दोपहर सीएम आवास का घेराव किया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मची खींचातान और विधायकों के दिल्ली जाने का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों को जानेंगे विस्तार से। बता दें कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के ब्राउन हॉल में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर आयोजित रक्तदान को सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस की बधाई देते हुए यह दिवस हम सभी को अधिक से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान की प्रेरणा देता है। रक्तदान को सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थिति स्वैच्छिक रक्तदान करने वाली समस्त संस्थाओं, स्वैच्छिक दाताओं, प्लाज्मा दाताओं तथा उत्प्रेरकों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने रक्तदान एवं प्लाज्मा दान करके रोगियों की जान बचाने में सहयोग किया है। आज समय की आवश्यकता है कि समस्त कॉलेज में अपने छात्रों को रक्तदान के साथ साथ अंगदान के लिए भी प्रेरित करें। जब प्रतिष्ठित बड़ी हस्तियां, समाज सेवी संस्थाएं, बड़े अधिकारी आदि रक्तदान करते हैं तो संदेश दूर तक जाता है और लोग प्रेरित भी होते हैं। इसलिए इस सच्ची सेवा एवं महादान के लिए हमें आगे आना चाहिए तथा अधिक से अधिक कैंप लगाकर इस महादान के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित थी। तो गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन ऐप और नेशनल जल जीवन कोष लॉन्च किया है। इस ऐप से लोगों को वाटर सप्लाई और वाटर क्वालिटी की जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये विकेंद्रीकरण का भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। पीएम ने कहा कि बहुत कम लोगों के मन में सवाल उठता है कि इन लोगों को हर दिन किसी नदी या तालाब तक क्यों जाना पड़ता है, आखिर पानी क्यों नहीं इन लोगों तक पहुंचाया जाता है। जिन लोगों पर लंबे समय तक नीति निर्धारित करने की जिम्मेदारी थी, उन्हें यह सवाल खुद से जरूर पूछ लेना चाहिए था, लेकिन यह सवाल नहीं पूछा गया। पीएम ने आगे कहा कि 2019 तक 3 करोड़ घरों तक पाइप कनेक्शन आता था। 2019 में जल जीवन मिशन लॉन्च होने के बाद सिर्फ 2 साल में ही 5 करोड़ घरों तक पाइप कनेक्शन दिया गया। जितना 70 सालों में हुआ उससे ज्यादा हमने 2 सालों में कर दिखाया। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बापू के सपने को साकार करने के निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बापू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों महान व्यक्तित्वों के हृदय में भारत के गांव ही बसे हुए थे और मुझे खुशी है कि आज के दिन देश भर के लाखों गांव के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। इस मिशन को उसी उत्साह और ऊर्जा से सफल भी बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश के शहर और गांव खुद को खुली में शौच से मुक्त कराने की घोषणा कर रहे हैं। करीब 2 लाख गांवों ने अपने यहां कचरा प्रबंधन का काम शुरू कर दिया है। 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का जो फैसला लिया है, वहीं खादी की बिक्री भी कई गुना ज्यादा हो रही है। तो विस्तारवादी चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। पहली बार लद्दाख से सटी सीमा पर शनिवार को भारत K9 वज्र तोपें तैनात की हैं। यह सेल्फ प्रोपेल्ड हॉर्वित्ज तो 50 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य निशाना साधने में सक्षम है। चीन के साथ 1 साल से ज्यादा समय से बने गतिरोध के चलते इस सीमा पर तैनात किया गया है। बॉर्डर पर K9 वज्र को ऊंचाई वाले इलाके में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। इसे आर्मी कि सभी रेजिमेंट में शामिल किया जाएगा, जिससे सेना की ताकत भी बढ़ेगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन और पाकिस्तान को लेकर शनिवार को जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमने चीन से निपटने के लिए लद्दाख से सटे बॉर्डर के इलाकों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट तेज कर दिया है। चीन से सटी सीमा पर संभावित खतरे को देखते हुए भारत ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। पाकिस्तान पर आर्मी चीफ ने कहा कि उनकी आर्मी के साथ हमारी हर सप्ताह डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेवल की बैठक होती है। इसमें हम ये स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह की आतंकी गतिविधि को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा कि हाल ही में बॉर्डर से सटे इलाकों में चीन ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। चीन ने पूर्वी लद्दाख और उत्तरी कमांड के अलावा पूर्वी कमांड पर भी बड़ी तादाद में सैनिक तैनात किए हैं। भारत और चीन के बीच अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में 13वें राउंड की सैन्य स्तरीय बैठक
बातचीत हो चुकी है। उम्मीद है कि हम इस बातचीत के जरिए विवादों को सुलझा लेंगे। वहीं फरवरी से जून 2021 के अंत तक पाकिस्तान की सेना ने एक बार भी संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं किया। पिछले कुछ समय से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं, लेकिन इससे सीज फायर का सपोर्ट नहीं किया गया है। पिछले 10 दिनों में सीज फायर उल्लंघन के 2 मामले सामने आए हैं। तो वहीं हरियाणा के करनाल जिले में किसानों ने आज दोपहर सीएम आवास को घेराव कर दिया है। इसके दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। पुलिसकर्मियों ने उनके खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। किसान प्रति एकड़ 25 क्विंटल धान की खरीद 11 अक्टूबर से करने के सरकार के फैसले से भड़के हुए हैं। इसी कारण किसान सभी विधायकों और सांसदों का घेराव करने का ऐलान कर चुके हैं। सबसे पहले किसान सीएम मनोहर लाल के आवास के बाहर धान से भरी ट्रॉलियों को लेकर पहुंचे। वहीं भाजपा विधायक असीम गोयल के घर के बाहर भी शनिवार को भारी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान इकट्ठा हुए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मची खींचातान और विधायकों के दिल्ली जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मीडिया इसके पीछे क्यों पड़ी है। विधायक आते जाते रहते हैं, कोई राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है क्या? गए हैं तो आ भी जाएंगे। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई आदमी आए जाए, तब कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो तो तब जोड़ा जाना चाहिए। जब कोई घटना ही नहीं घट रही तो उसे राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव भवन में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया। बाद में वहां पर आयोजित प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए। यहाँ भारतीय बंधुओं ने बापू के प्रिय भजनों के साथ कबीर के पदों को भी पेश किया। राजभवन में महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। प्रार्थना सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मकरोम भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती को पूरे देश और दुनिया के लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ स्मरण कर रहे हैं। गांधी जी के रास्ते पर चलकर न केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व के 17 देशों ने आबादी हासिल की है। उससे पहले तक जितने भी युद्ध होते थे उसमें अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होता था, लेकिन गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया। सत्य के माध्यम से उन्होंने लड़ाई लड़ी। गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि हिंसा के माध्यम से जो जीत हासिल होगी उसमें शांति स्थापित नहीं होगी। इसलिए आवश्यक है जो भी लड़ाई जीती जाए वह सत्य के माध्यम से हो। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मकराम ने कहा कि विधायकों के आने जाने से कोई भी दिक्कत नहीं है। वे वहां निजी काम से आ गए हैं। कुछ लोग नेताओं से मिलने भी गए हैं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका काम संगठन को मजबूत रखना है। वे अपना काम कर रहे हैं, ये बात भी सामने रखी। फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रही हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे खबरों की ओर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को एक दिवसीय यात्रा पर पहली बार अपने गृहनगर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे घर पहुंचने पर परिजनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कई दिन पश्चात अपने माता पिता व परिजनों को देखकर अश्विनी भाव विभोर हो उठे। मां ने तिलक लगाकर बेटे का स्वागत किया। वहीं मंत्री बन लौटे बेटे को पिता ने खुशी के मारे गले से लगा लिया। रेल मंत्री के पैतृक आवास पर आज शादी समारोह जैसा माहौल नजर आ रहा है। उनके मकान से लेकर मुख्य रोड तक जोरदार सजावट की गई है। घर पर उनसे मिलने के लिए समाज के
प्रबुद्ध जनों के साथ ही उनके साथ पड़े हुए सहपाठी भी पहुंचे हैं। मुख्य रोड से अश्विनी कार से नीचे उतर पड़े। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया है। इसके बाद आई माता पिता से मिलने की घड़ी। तो अश्विनी इस वर्ष 3 जनवरी को जोधपुर आए थे, उसके बाद से आज वापस लौटे हैं। इस बीच काफी कुछ बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले अपनी मां से मिले। मां बेटे के लिए नहीं, वहां मौजूद सभी लोग बेहद भावुक होते हुए नजर आए। मां ने बेटे के तिलक लगाया, अश्विनी की मां ने उन्हें गले से लगाया। दोनों ऐसे गले मिले जैसे बरसों बाद मिले हों। दोनों भावुक दिख रहे थे। इस बीच बता दें कि इसके बाद मां एक बार अलग हुई और वापस अश्विनी को चूम लिया। अश्विनी अपने पिता दाऊ लाल से मिलने, दोनों की नजरें मिली और अश्विनी कदमों में झुक गए। पिता ने उन्हें संभाला और गले लगा लिया। इसके बाद अश्विनी मां से मिले, मां ने बेटे को तिलक लगाया। तो इस तरीके का ये वाक्य शामिल रहा, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से न सिर्फ अश्विनी के माता पिता बल्कि वहां मौजूद हर एक शख्स भावविभोर रहा और सबका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं अश्विनी। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से अश्विनी ने सबका अभिनंदन स्वीकार किया है। बता दें कि जो दोस्त उनके साथ कॉलेज में पढ़ते थे उन्होंने भी अश्विनी के साथ बहुत ही खुशी जाहिर करी है। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान पिछली विधानसभा चुनाव की तरह फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में। विधानसभा की 2 सीटें तारापुर और कुरेश्वर स्थान पर उपचुनाव होना है। यहां चिराग अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उम्मीदवारों के नाम का चयन करने से संसदीय बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने बताया कि 2 दिन के अंदर संसदीय बोर्ड की मीटिंग होगी। इसमें दोनों सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का चयन होगा। इसके बाद 4 अक्टूबर की पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी के लिए नाम भेज दिया गया है। 6 अक्टूबर तक उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। दोनों सीटों के लिए 2 से 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। लोजपा किसकी है, इस सवाल के जवाब पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। हालांकि उपचुनाव को देखते हुए चिराग पासवान की तरफ से 23 सितंबर को ही चुनाव आयोग के पास एक रिमाइंडर लेटर भेजा गया था, मगर अब तक आयोग ने इसका जवाब नहीं दिया है। दूसरी तरफ विभाजित लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की तरफ से भी 25 सितंबर को चुनाव आयोग के पास दावा किया गया है। चिराग गुट वाले संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे अभी भी दावा कर रहे हैं कि पार्टी और इसका सिंबल बंगला छाप चिराग के पास ही है। संसदीय बोर्ड में प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, प्रधान महासचिव संजय पासवान, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, संगठन मंत्री संजय सिंह, पूर्व विधायक राम विनोद पासवान, राजकुमार शाह, पूर्व एमएलसी मनोज सिंह, सदस्यता प्रभार संजय रविदास, राष्ट्रीय महासचिव शंकर झा, डॉक्टर रंजीत कुमार सुमन और मुख्य प्रदेश प्रवक्ता अशरफ अंसारी को शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दूसरे शक्ति प्रदर्शन का मंच तैयार हो चुका है। शुक्रवार से ही आज सुबह तक 13 विधायक दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। 10 विधायक दिल्ली में पहले से ही मौजूद हैं और बता दें कि शाम तक कुछ अन्य विधायकों के दिल्ली जाने की सूचना है। कांग्रेस विधायकों का पहला जत्था बुधवार को दिल्ली पहुंचा था। तब से प्रदेश की राजनीति गर्म है। उधर दुर्ग में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सभी 70 के 70 विधायक एक ही राय हैं, जो कि हाईकमान कहेगा सभी मानेंगे। कांग्रेस विधायक ममता चंद्रकंगर कंवर और साथ में लक्ष्मी ध्रुव शनिवार सुबह हवाई अड्डे पहुंचे। सभी ने कहा कि वे निजी काम से दिल्ली आ रहे हैं। शुक्रवार शाम को चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव के साथ शिशुपाल शोरी, लालजीत सिंह राठिया, संतराम नेताम, राजमन बेजांग, डॉक्टर के ध्रुव उत्तरी सांगड़े, किस्मत लालचंद दिल्ली के लिए रवाना हुए। रायपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में मरवाड़ी विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने कहा कि उन्हें दिल्ली से बुलाया गया है, क्योंकि बुलाया गया है या नहीं ये नहीं पता। संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दिल्ली वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली आ सकते हैं। और राहुल गांधी इस समय केरल के दौरे पर हैं, वहीं प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाले हुए हैं। तो प्रियंका के यूपी में रहने की वजह से छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया खुद लखनऊ नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में जुटे रहे कांग्रेस विधायकों के पास पर्यटन के अलावा कोई काम नहीं है। बारा कोतवाली थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते टंकी पर देखने को मिली श्रीराम स्टेडियम के पास की टंकी पर अल सुबह मां बेटा चढ़ गए। सूचना के मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझा बुझाया, लेकिन मां बेटे नहीं माने। जानकारी के अनुसार महिला प्रेम बाई लंका कॉलोनी की निवासी है। उनके 3 बेटे हैं। महिला अपने एक बेटे गोविंद के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी। बताया जा रहा है कि गोविंद और उसके चाचा के बीच मकान के पास स्थिर जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पुलिस में शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से परेशान होकर सुबह महिला अपने एक बेटे के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला के बेटे का आरोप है कि उसकी माँ व पिता के फर्जी साइन करके जमीन बेच दी गई है। उसका चाचा द्वारा घर से बाहर निकलने के लिए रात को गुंडे भेज रहे हैं। वहीं पुलिस में शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। उल्टा हम पर ही केस लगा दिया गया।
जोधपुर के रातानाडा स्थित सूर्या ट्विन टावर के एक फ्लैट में पत्नी और 2 बेटियों को मारकर एक कपड़ा व्यापारी ने सुसाइड कर लिया था। व्यापारी आर्थिक हालत से बहुत परेशान था। पत्नी से अनबन की बातें भी सामने आई थी। पुलिस ऐसे में संभावना जता रही कि पारिवारिक अनबन और आर्थिक तंगी ने व्यापारी को तोड़कर रख दिया था। उससे पहले पत्नी और 2 बेटियों को नींद की गोलियां दी, फिर उनका गला घोंट दिया, बाद में खुद फांसी पर लटक गया। पुलिस के अनुसार लॉकडाउन में व्यापारी दीनदयाल अरोड़ा पर कर्ज ज्यादा हो गया। व्यापार नहीं चल रहा था, इसलिए उसने लॉकडाउन के बाद यह काम बदला। परिजनों ने बताया कि व्यापारी के पहले कपड़ों की लेस का बिजनेस था, जो लॉकडाउन में घाटे में चला गया। फिर गरम स्टॉल और दुपट्टे बेचने लगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए भी उसने कर्जा लिए रखा था। रत्नाडा स्थित सूर्या ट्वेन अपार्टमेंट में व्यापारी ने कुछ साल पहले ही फ्लैट भी खरीदा था। उसकी भी EMI चल रही थी और EMI और कर्ज चुकाने में असमर्थ होने के कारण उसने कदम उठाए। पुलिस जांच में सामने आया कि व्यापारी की पत्नी भी कई वर्षों तक बीमार रही। उसके कमर में साइटिका की वजह से व्यापारी पर घर की जिम्मेदारी भी थी। हालांकि पत्नी की बीमारी भी अब ठीक होने लगी थी, लेकिन लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। परेशान होकर व्यापारी के परिवार को मारकर सुसाइड करने का अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल यह वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। एक अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है, ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो? नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। तो जबलपुर में फेमस होने के लिए मारपीट करने वाली गैंग सामने आई है। युवकों की यह गैंग राह चलते किसी के साथ भी मारपीट का वीडियो बनाकर उसे सारंग बादशाह नाम से सोशल मीडिया पर डाल देते। तो देख सकते हैं किस तरीके से दबंग इस तरह की वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ है। वीडियो में रिमिक्स कर फिल्मी डायलॉग और सॉन्ग भी डाले गए थे। पुलिस ने इस मामले में 5 युवकों को हिरासत में ले लिया है। इन युवकों के कई वीडियोस फुटेज सड़क पर मारपीट करने के दौरान सामने आए हैं। आरोपियों की उम्र 19 से 21 साल के बीच की बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में शुक्रवार को सामने आया कि शहर के गड़ा मेडिकल और तिलावर घाट के रहने वाले युवकों ने गैंग बनाई है। गैंग का नाम सारंग बादशाह 4141 है और ये युवक किसी के साथ भी मारपीट करते, उसका वीडियो बनाते, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया पर इन युवकों ने ग्रुप का फोटो तक डाल रखा है। पुलिस के पास युवकों को बनाया गया वीडियो पहुंचा था। वीडियो पुराने तिलावर घाट पुल का है, जहां पे ये युवक को बेरहमी से मारते हुए वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में गैंग ने तिरंगा फिल्म में राजकुमार के प्रसिद्ध डायलॉग न गोलियों की बौछार से न तलवारों की धार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, इस तरह का वीडियो बनाया है। इसी तरह के कई और वीडियो इस गैंग ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर रखे हैं और ये युवा सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग में दहशत बनाने का माहौल व्याप्त कर रखे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए इन युवकों की वीडियो की जानकारी SP सिद्धार्थ बहुगुणा तक पहुंची। उन्होंने तिलवारा पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए हैं। साइबर सेल की मदद से तिलवारा पुलिस ने 5 युवकों को दबोच लिया। गिरफ्त में आए युवकों से पूछताछ जारी है। तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून अगले सप्ताह के अंत तक विदा दे सकता है। प्रदेश में अधिकांश जगह मौसम साफ रहेगा, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। 5 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां थमने लगेंगी। अगले 4 दिन बाद प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में हवाएं वापस आने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद तापमान में मामूली बढ़ोतरी होगी। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अगले 2-3 दिन बाद उत्तर पश्चिमी भारत के निचले और मध्य क्षोभ मंडल स्तरों में वेस्टर्न विंड का असर बढ़ जाएगा। 5 अक्टूबर से वायुमंडल के निचले स्तरों में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बनने लगेगा। इसके प्रभाव में प्रदेश में नमी और बारिश की गतिविधियों में कमी आने लगेगी। कुछ जगहों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत 6 अक्टूबर से होने वाली परिस्थितियां बनने लगेंगी। अनुमान है कि 10 और 12 अक्टूबर तक
दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रदेश से पूरी तरह विदा ले सकता है। राजस्थान में इस मानसून में अब तक सामान्य से 17% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राजस्थान में मानसून सीजन में औसतन 415 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार 485.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह साल 2020 की तुलना में 9% ज्यादा है। साल 2020 में 439.8 औसतन बारिश पाई गई थी। महात्मा गांधी की 192वीं जयंती को लेकर पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। पटना के गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पण किया है। उनसे पहले बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सहित कई नेता लोग मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों को अपने साथ में रखना चाहिए और उनके विचारों को नई पीढ़ियों तक पहुंचाना है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है ताकि देश आगे बढ़े, लोग आगे बढ़े। उनके बताए हुए मार्ग पर लोग चले। नीतीश कुमार इसके बाद शास्त्री नगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री पार्क गए। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया। इस मौके पर जब सीएम से नीति आयोग की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को लेकर आए आंकड़ों के बारे में पूछताछ किया गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वह आगे बढ़ गए। जबकि नीति आयोग की तरफ से आए स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को लेकर बिहार की राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार पर हमला किया है। उन्होंने कहा था कि पिछले 15 सालों में बिहार सरकार ने जो विकास के दावे किए हैं उनका सच नीति आयोग ने सामने लाकर रख दिया है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया था। तो उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई का वक्त आ गया है। हालांकि यह विदाई कहीं मध्यम है तो कहीं तेज बारिश के साथ है। मौसम विभाग ने आज कल यानी 2 और 3 अक्टूबर को बारिश की संभावनाएं जताई हैं, जबकि आज पूर्वांचल के 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 दिन के बाद आसमान से बादल छट जाएंगे और गुलाबी ठंडक भी शुरू हो जाएगी। हालांकि मानसून 6 अक्टूबर को विदा लेगा। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून सीजन रहता है। इस बीच मानसून के 4 महीनों में 738.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो अनुमानित बारिश का 95% है। मानसून सीजन में सामान्य रूप से 790.2 मिलीमीटर बारिश हुई। लखनऊ मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि 3 अक्टूबर से हवा का रुख बदलना शुरू हो गया है। 6 अक्टूबर से पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई हो सकती है। इससे पहले 2019 में 9 अक्टूबर से मानसून की विदाई शुरू हो गई थी, जो इतिहास के सबसे देर से होने वाली विदाई थी। जबकि 1961 में पहली बार अक्टूबर में मानसून की विदाई हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार इस बार सितंबर में सामान्य से 32% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों में दर्ज इतिहास में सितंबर में तीसरी बार सबसे अधिक है। इससे पूर्व 2019 में 92% बारिश हुई थी। इस बार अगस्त महीने में सामान्य से 24% कम बारिश हुई है। जेपी गुप्ता के अनुसार अक्टूबर के मध्य के बाद दक्षिण प्रायद्वीप इलाकों में पूर्वोत्तर मानसून दस्तक देगा। इस दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून देश के बाकी हिस्सों में विदा ले चुका है। छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित संलोचन ज्वेलर्स और प्रवीण ज्वेलर्स से चोरों ने 1 करोड़ के गहने और नकदी पार कर दिया। आशंका है कि दुकान के पीछे मौजूद खंडरनुमा मकान के से छत पर चढ़कर चोर ज्वेलर्स के मकान में घुसे। वहां से सीढ़ी से नीचे बनी ज्वेलरी की शॉप में पहुंचे। वहीं बगल में मौजूद एक और ज्वेलरी की दुकान है जहां चोर चोरी करने के लिए घुसे। बता दें कि दोनों ज्वेलरी शॉप के संचालक दुकान के ऊपर ही रहते हैं। उन्हें चोरी का पता सुबह शनिवार को चला। जानकारी के मुताबिक सिटी कोतवाली क्षेत्र के सदर बाजार में प्रवीण संलोचन के प्रवीणा ज्वेलर्स और केवक संलोचन की संगलेचा ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। दोनों दुकानें अगल बगल हैं। उनके संचालक परिवार सहित दुकान के ऊपर बने मकान में रहते हैं और आपस में रिश्तेदार भी हैं। केवक संगलेचा के परिवार के लोग सुबह सोकर उठे कि घर का सामान बिखरा पड़ा मिला। अलमारी में रखे करीब 35 लाख रुपए के गहने भी गायब हैं। इस पर उन्होंने इसकी जानकारी प्रवीण संगलेचा को दी। चोरी का पता चलने पर प्रवीण ने भी घर में देखा तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दुकान में घुसे तो देखा शोकेस में रखे सारे सोने गायब थे। चोरों ने चांदी के गहनों को हाथ भी नहीं लगाया था। बताया जा रहा है कि दुकान से करीब 600 ग्राम सोने के गहने और 5 लाख रुपए से ऊपर का कैश गायब था। चोरी गए माल की कीमत करीब 60-70 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि अभी भी सही आंकलन नहीं हो पा रहा है। 2 ज्वेलर्स में चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस अफसर भी मौके पर पहुंच गए। ज्वेलर्स की दुकान के पीछे ही एक खंडरनुमा मकान है। आशंका है कि चोर वहीं से यहां पर चोरी के मंसूबों को कामयाब करने के लिए आए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।